Welcome guys, I am Vijay Kumar, a cardiologist and speech pathologist। आज मैं आप लोग को ASD के बारे में जानकारी शेयर करूँगा। तो गाइस, ASD का मतलब होता है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, ऑटिज्म ASD, व्हाट इज ASD है क्या? So autism spectrum disorder is a group of complex neurological and developmental disorder that affects brain development and causes social communication and behavioral challenges। ठीक है, तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि ऑटिज्म जो है और ASD जो है, दोनों का एक समावेशित मानवीकृत मूल्यांकन जिसको कह सकते हैं, जो डिपेंड करता है कि बच्चे का न्यूरोलॉजिकल जो है और जो ब्रेन डेवलपमेंट जो होता है वो किस प्रकार इसको प्रभावित करता है, इस बात जैसे उसके बिहेवियर को प्रभावित करता है। उसका कारण क्या हो सकता है? सामाजिक वातावरण से वह दूर रहे या कम्युनिकेशन बिहेवियर में किसी से बातचीत करना पसंद ना करे, अपने आप में खोए रहे, और भी उसके साथ बहुत सा बिहेवियरल चैलेंजेज आता है जो कि उसको फेस करना पड़ता है। तो ऐसी सारी चीज़ें जो होती है ASD के अंतर्गत आती है, इसको हम लोग कहते हैं मानवीकृत मूल्यांकन। उसके अंतर्गत बच्चे का जो है आँख का आई कांटेक्ट पुअर होना, सोशल बिहेवियर पुअर होना। और आई कांटेक्ट मतलब कहने का मतलब जैसे आप आँख में आँख मिला के बात की, उससे सपोज फेस टू फेस बात करना है तो वो नहीं कर पाएगा क्योंकि उसके साथ प्रॉब्लम आती है। तो फिर हो गया सामाजिक। देखो, सामाजिक में है कि बच्चा जो है समाज में जो उठने बैठने के लायक नहीं रहता है, क्योंकि उसको सामाजिकता से कोई मतलब नहीं है, अपने आप में खोया रहता है। कम्युनिकेशन का भी प्रॉब्लम आता है। प्लस जो होता है जो हम लोग जो साधारण भाषा में कहते हैं लोकाचारी, जो होता है किसी को चाचा दादा को बाय बाय टाटा कहना, बाय बाय कहना, प्रणाम करना या सैल्यूट करना, जो उसमें वो कमी होती है। तो मेरा कहने का मतलब है कि इसमें आई कांटेक्ट पुअर होता है, सोशल जो है बिहेवियर दोनों पुअर होता है, सीटिंग का प्रॉब्लम आता है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि वह एक क्षण 1 मिनट भी बैठ नहीं पाएगा, स्थित रहेगा। उसमें हाइपर एक्टिविटी जो बोलते हैं, जो अति सक्रियता होता है, उसमें वो वर्तमान होता है, विद्वान होता है, जिस कारण वह एक जगह सही तरीके से बैठ नहीं पाता है। तो ASD एक है क्या उसको बोले ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। इस पर हमारे साइंटिस्ट लोग बहुत से रिसर्च चल रहा है, बट रिसर्च में अभी तक इसका ठोस सबूत नहीं मिल पाया कि रीजन क्या है और इसको कैसे उबारना है, इसको कैसे पूर्ण रूप से चैलेंज लेना है और पूर्ण तरीके से ठीक करना है। DSL बच्चा हो वो सब तो समस्या ठीक हो जाती है, बट ASD बच्चा जो है और ADHD है, डाउन सिंड्रोम का है, ये सब सारा केसेस जो है भी उलझा हुआ है। और सही तरीके से अभी सही इसका डायग्नोसिस सिर्फ वो है काम चलाओ जिसको बोलते हैं, उस लायक इसको बनाया जा सकता है कि अपना क्रियाकलाप हो सकता है। तो मेरा कहने का मतलब है कि बच्चा को ऐसा इसमें ठोस सबूत ढूंढा जाए जिससे जो हमारा जो है ASD बच्चा जो है वह नॉर्मल लाइफ जीने के काबिल हो सके। बहुत सारे बच्चे को मैंने देखा है कि आज के डेट में नौकरी भी कर रहे हैं, पेशा भी कर रहे हैं, अपना बिजनेस खुद संभाल रहे हैं। ASD बच्चा जो ऑटिज्म से पीड़ित था और आज बिल्कुल ठीक है, अपने सारे क्रियाकलाप कर रहा है, जॉब कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, सब फील्ड में आगे है, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा एक्टिव जो ब्रेन का जो होता है वो यदि न्यूरोलॉजिकल जो बोलते हैं हम लोग डिसऑर्डर, डेवलपमेंट दोनों फिजिकल हो गया, दोनों मिला करके यदि डेवलपमेंट को उसको सही से विकासात्मक तरीके से डेवलपमेंटल प्रोसेस से उस डिसऑर्डर पे रिसर्च करके सही तरीके से ठीक किया जाए
तो बच्चा हम समझते हैं कि पूर्णतः रूप से वो 2 साल 1.5 साल के अंतर्गत तो सही हो सकता है, अपनी क्रियाकलाप को कर सकता है और समाज में अपना नाम रोशन भी कर सकता है। इसमें ये एबिलिटी होती है, मैंने ये देखा है आज के डेट में और मैं उसको थेरेपी भी दे रहा हूँ। तो इससे मेरा कहने का तात्पर्य है कि उबरने का बेहतर तरीका क्या है, इससे निजात पाने का बेहतर तरीका विकल्प क्या है, इससे पहचानने का सही तरीका क्या है। तो पहले है कि पेरेंट्स को समय से पहले जागरूक होना होगा, उसमें हस्तक्षेप करना होगा कि समय से पहले बच्चा हमारा आ जाए, न कि आफ्टर 10 ईयर्स या उसके पहले बच्चा को सही तरीके से उन्हें उसमें विकासात्मक तरीके से उसके थेरेपी को पूर्णतः रूप से करवाया जाए, समय से पहले सचेत हो, उसका जानकारी हो जाए, तब वह सही तरीके से अच्छा हो सकता है। ये होता है ABHD, ABA होता है अप्लाइड बिहेवियर थेरेपी, एनालिसिस करके उसको माध्यम से उसको बिहेवियर थेरेपी के बारे में उसको सही तरीके से उसको ठीक किया जाता है। फिर तीसरा पॉइंट आता है बात चिकित्सा। बात चिकित्सा से पहले मैं एक और जानकारी देना चाहता हूँ कि ऑक्यूपेशनल थेरेपी जो होते हैं उसका जो है मैंने बच्चे को सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी इसको बोलते हैं, या सेंसरी प्रोसेस, सेंसरी जो हमारा और व्यावसायिक चिकित्सा OT जो होता है उसको सही तरीके से बच्चे में फिजिकल डेवलपमेंट जो आता है डिसऑर्डर है, डेवलपमेंट डिसऑर्डर है, उसको जो है वो सही तरीके से, जैसे कहने का मतलब मेरा है कि बच्चा सही से बैठ नहीं रहा है, 1 घंटे बैठ नहीं रहा, आई कांटेक्ट नहीं कर पा रहा है, तो इस तरीके से जो है OT जो है बॉल के माध्यम से या बेड रेफरिंग के माध्यम से या बच्चा को मैंने ऐसा एक्सरसाइज करवा करके करते हैं ताकि बच्चा जो हमारा एक सही जगह पे बैठे, सही तरीके से बैठे और उस प्रोसेस में हमें पूर्णतः सहयोग दे, ताकि हमारा जो ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हैं वो उसको सही तरीके से प्रॉपर तरीके से गाइडलाइन करें, तो बच्चा बहुत हद तक वो हमारा जो हाइपर एक्टिविटी होता है उसको मैंने कम करके उसमें जो है स्पीच थेरेपी और ऑक्यूपेशनल थेरेपी का आम भूमिका हो जाता है। क्योंकि OT का तो बच्चे पर प्रभाव पड़ रहा है, अब उसको है कि हमारा जो स्पीच थेरेपिस्ट होता है उसके माध्यम से जो उसको बोलने का जो प्रोसीजर्स है, बोलने का जो प्रोसेस है, उसमें वो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप सुधार लाते हैं, ताकि बच्चा जो है जो नहीं बोल पा रहा है उसका जो हमारा जो बोलते हैं ना ज्ञानेंद्रियाँ जो बोलते हैं या सेंसरी ऑर्गन्स बोलते हैं, उस चीज़ पे वो फोकस करते हैं और OT मिल के इसको दोनों मिल करके इसको पूरी तरह से इसको सुधार करते हैं, ताकि बच्चा का जो है आर्टिकुलेशन जो है, आर्टिकुलेशन मेरा कहने का मतलब है कि हमारा जैसे टीथ है, टंग है, सॉफ्ट पैलेट है, हार्ड पैलेट है, ऐसे सारा चीज़ को प्रोसेस में मैंने एक सही तरीके से सही व्यवस्थित करके एक्सरसाइज के माध्यम से करवा के उसको ठीक करते हैं, ताकि बच्चा का जो स्पीच जो है धीरे धीरे करके स्टेप बाय स्टेप डेवलप होता है। पांचवा चीज होता है मैंने उसको बोलते हैं सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी, संवेदी एकीकरण थेरेपी के माध्यम से भी जो हमारा है बच्चा को उसमें से सेंसेशन पैदा करते हैं सेंसरी बॉडी में, ताकि हमारा बच्चा जो है उस जो चीज़ को कर रहा है उससे वह हट करके हमारे थेरेपी हमारे जो उपचार में हमारे जो क्रियाकलाप है उसमें वह सही तरीके से उस पर फोकस करते हैं। सेंसरी ब्रश होता है, बहुत सारा एक्टिविटीज होता है सेंसरी ब्रश के माध्यम से भी करवाते हैं आप लोग, ठीक है। और इसमें थोड़ा सा मैं आगे और चर्चा करूँगा थोड़ा सा। तो एक होता है, फिर अगेन होता है आहार हस्तक्षेप। ये जो है बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, इस पे लोग फोकस नहीं कर पाते हैं, पेरेंट्स भी इस पे ध्यान नहीं देते हैं। बच्चे को यहाँ तक देखते हैं हम कि बच्चे को जो है
मैंने डाइट में हमेशा फैटी एसिड, जंक फूड, लाइक यू कैन से लाइक दिस, जैसे कुरकुरे हो गया, चिप्स हो गया और डेयरी प्रोडक्ट हो गया, और यहाँ तक कि स्वीट्स वगैरह मिठाइयाँ भी देते हैं। वो जो बच्चे के लिए एक स्वीट पॉइजन की तरह काम करता है और बच्चे को अति सक्रियता को बढ़ाता है, ताकि इसमें होता है कि बच्चा सही तरीके से उसमें सहयोग नहीं कर पाता है, बल्कि वह हाइपर एक्टिव का रूप ले लेता है और बहुत ज़्यादा वो हाइपर एक्टिव हो जाता है। तो मेरा कहने का मतलब है कि आहार हस्तक्षेप में बिल्कुल हस्तक्षेप करके पेरेंट्स को सही सजेशन देके, सही एडवाइस दे करके बच्चे को करवाना चाहिए, खिलाना चाहिए, ताकि फाइबर फूड्स होता है ना, फाइबर फूड्स में लाइक एंड फ्रूट्स में हो गया सेब, अनार, बेदाना, केला, ये सब दे सकते हैं, नारियल, कोकोनट वाटर दे सकते हैं, पानी दे जो होता है इसका खिला सकते हैं, बल्कि उसको माजा, पेप्सी, कोको कोला ना दे करके ये सब पिलाएं तो बहुत ही उसका बेहतर रिजल्ट देगा। जैसे कोकोनट वाटर हो गया और जो हमारा अल्कली फूड हो गया, जैसे नट्स हो गया, खजूर हो गया, ये सब बच्चे को खिलाएं वो। और लास्ट होता है हमारा ऐसी दवा प्रबंधन में ऐसी दवा का उपयोग किया जाए जिसके माध्यम से बच्चा जो है हाइपर एक्टिव ना हो, एग्रेसिव ना हो और उसके गुस्से को कम किया जाए। ठीक है, कम किया जाए ताकि हमारा जो थेरेपी में वो पूरी तरह 100% सहयोग दे और उसका विकासात्मक रूप से उसमें बदलाव आए। ठीक है, तो हमारा जो 5 मैंने बताया था, जस्ट पहले बताया मैं, 5 संवेदी जो अंग होता है, जैसे वो बच्चे का जो उसमें बता रहे थे कि देखना है, सुनना है, सूंघना है, छूना है और स्वाद लेना है, ये सब 5 जो संवेदी अंग है उस पर थोड़ा सा फोकस करके उसको सही तरीके से ऑक्यूपेशनल स्पीच थेरेपी के माध्यम से यदि किया जाए तो हम आपका बच्चा पूर्ण रूप से स्वस्थ और समाज में जीने योग्य हो सकता है। अब आते हैं सीधी ओटी पर। सेंसरी प्रोसेसिंग क्या होता है? सेंसरी प्रोसेसिंग होता है कि बच्चा ओटी ऑक्यूपेशनल थेरेपी जो होते हैं हियरिंग से पहले फोकस करते हैं कि बच्चा सही सुन रहा है, नहीं सुन रहा है, या साइट मेरा कहने का मतलब साइट में देखना होता है, आई कांटेक्ट उसको बोलते हैं। बच्चा जो हम फेस टू फेस आई कांटेक्ट बना रहा है, नहीं बना रहा है ना, किसी चीज़ को वो टच कर रहा है, मैंने गिलास को पकड़ रहा है कि नहीं पकड़ रहा है, ठीक है, उसको दूध पीने के लिए दिए हैं या कुछ खाने के लिए दिए तो अपने हाथ से उसको उठा के अपने मुंह में डाल रहा है कि नहीं डाल रहा है। ठीक है, फिर बच्चा को टेस्ट पता चलना चाहिए, जब वो खट्टा है, तीखा है, मीठा है, ठीक है, इसका उसको पता चलना चाहिए। और लास्ट होता है स्मेल का, सूंघने का, जो सेंट मारे तो उस चीज़ को, उसको स्मेल को उसको वहाँ तक पता चलना चाहिए। तो हमारा जो होता है सेंसरी प्रोसेसिंग जो होता है ओटी के माध्यम से, और हम लोग जो करवाते हैं आई कांटेक्ट वगैरह, स्पीच दोनों के माध्यम से जो होता है वो सब बहुत ही अहम भूमिका होती है, अहम इसमें रोल होता है। उसी के माध्यम से मेन फर्स्ट ऑफ ऑल थिंग वही होता है कि बच्चे का जो फर्स्ट स्टेप होता है पूरा होता है। फिर उसमें आता है, फिर सेकंड आता है बिहेवियर में उसका बच्चे का क्या है, एटीट्यूड आता है, मैनर्स आता है, डेली जो रूटीन डेवलप करना, जैसे बच्चे को ब्रश, सवेरे उठेगा, बाथरूम जाएगा, वो सब क्रिया उसको सिखाना है ड्यू टू पेरेंट्स के थ्रू। पेरेंट्स को भी चाहिए कि बच्चा उठे उसको बाथरूम में ले जाएं, उसको टॉयलेट करवाएं, लैट्रिन करवाएं, ठीक है, उसके बाद उसको ब्रश करवाएं, सब ब्रश करने के लिए उसको सिखवाएं, फिर उसको स्नान करने के लिए सिखवाएं। धीरे धीरे करके डेली रूटीन जो हम करते हैं सुबह से लेके गुड मॉर्निंग टू गुड नाइट तक जितना भी सारी प्रक्रिया होती है, तो पेरेंट्स को मैं सजेशन देना चाहता हूँ कि इस बात पे सही तरीके से उनका गाइडलाइन मिले तो बच्चा जो है बहुत जल्द ही इस चीज़ पे
डेवलप करेगा, उसका मेंटल एबिलिटी और जो फिजिकल डेवलपमेंट जो क्रियाकलाप है उसका बहुत अच्छी तरीके से वह निभा पाएगा और उस चीज़ को करेगा। और उसका यहाँ तक कि उसका बिहेवियर भी सुधरेगा, जैसे चाचा के साथ कैसे व्यवहार करना है, मम्मी के साथ कैसे व्यवहार करना है, पापा को कैसे बोलना है, ठीक है। और तीसरा थिंग्स होता है हमारा एग्जीक्यूटिव मैंने एग्जीक्यूटिव फंक्शनिंग उसको बोलते हैं मोटा मोटी इसको। जैसे एग्जीक्यूटिव फंक्शनिंग मतलब कि गेस्चर हो गया, पोस्चर हो गया, कॉग्निटिव प्रोसेसिंग हो गया, या मेंटल स्किल्स का उसको डेवलप करना है तो कैसे करेंगे, अटेंशन उसको लाना है तो अटेंशन कैसे लाएंगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है, वर्किंग मेमोरी है, फ्लेक्सिबल थिंकिंग, उसको सोच सोच के ऐसा चीज उसको मन उसमें करवाएं और नया 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 स्ट्रेटेजी या टेक्निक अपनाएं कि बच्चा का जो है एग्जीक्यूटिव फंक्शन सही तरीके से हो, जैसे में सही खड़ा होना, सही किसी को मैंने बात करना है तो कैसे बात करना है, फेस टू फेस आई कॉन्टेक्ट कैसे करना है। तो ये सब एक नई नई टेक्निक के माध्यम से हम लोग जिस तरह से बच्चा का फिजिकली और मेंटल डेवलपमेंट हो, दोनों मिला जुला करके, और पेरेंट्स को भी इसमें एडवाइस देना चाहता हूँ कि इसमें उनको सपोर्ट करना चाहिए ताकि आपका बच्चा जो है सही तरीके से, सही समय पे, सही टाइम में आपका बच्चा जो है वाणी और भाषा का विकास हो और आपका बच्चा नॉर्मल लाइफ जीने के तौर तरीके सीखे और उसके उससे सही तरीके से अमल पेरेंट्स को करना चाहिए। और उसमें हमारे जो थेरेपिस्ट होते हैं या प्रोफेशनल्स होते हैं, श्रवण एवं वाक रोग विशेषज्ञ जो होते हैं, या चिकित्सा थेरेपिस्ट होते हैं, या चिकित्सक होते हैं, और जो उसको बोलते हैं बिहेवियर व्यवसायिक चिकित्सक बोलते हैं, उन दोनों के माध्यम तीनों मिलजुल कर इसमें उनके सहयोग देना चाहिए, कोऑपरेट करना चाहिए ताकि आपका जो है जो ज़्यादा समय ना लगे और आपका बच्चा जो है एक से 2 साल के अंदर जो अपना सारे क्रियाकलाप कर सके, पढ़ाई लिखाई से लेकर के व्यवहार कौशल हो, सामाजिक कौशल हो, कॉग्निटिव बिहेवियर हो, मेंटल स्किल्स हो, अटेंशन हो, गेस्चर हो, पोस्टर हो, कॉग्निटिव बिहेवियर हो, कॉग्निटिव प्रोसेस के जो सारी चीज़ें उसके अंदर समाहित हो और आपका बच्चा सही तरीके से डेवलप हो। लास्ट होता है, चौथा पॉइंट होता है कि एडवोकेसी एंड एडुकेशन। इसमें एडवोकेसी एडुकेशन में पॉइंट होता है कि फैमिली जैसे बच्चा स्कूल में जा रहा है या घर में जा रहा है तो फैमिली और टीचर के सपोर्ट के माध्यम से उसके अंदर बेहतर कम्युनिकेट, बेहतर जो है सेंसरी अप्रोच होना चाहिए, करवाना चाहिए, बेहतर संचार उसको बोलते हैं, बहुत सामाजिक जो संपर्क में वृद्धि के तौर तरीके को उसको ले जाएं ताकि वह अपने समाज में जीने लायक हो, उठने बैठने लायक हो, दोहरा पूर्ण व्यवहार में उसमें कमी आए और बेहतर संवेदी प्रसंस्करण उसके अंदर समाहित हो। और तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि एडवोकेसी एजुकेशन में इसमें पेरेंट्स का भी अहम रोल होता है। सपोज हमारे जो चिकित्सक हो गए, मानव चिकित्सक हो गए या व्यवसायिक चिकित्सक हो गए, आपके पेरेंट्स को एडवाइस दे के गए कि आप बच्चे को ये करवाइएगा, आपको 5 से 10-15 मिनट भी समय घर पर देना है और सारी क्रियाकलाप को करवाना है जो हमने आज करवाया है। कहने का मतलब जैसे हम लोग स्कूल जाते हैं तो होमवर्क मिलता है, तो होमवर्क बच्चे के पेरेंट्स को देना चाहिए ताकि वो जो है अपने बच्चे के साथ अच्छी तरह से पेश आए और अच्छी तरह से करवाएं। तो आज के लिए इतना ही।